अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। So inventory is defined as the list of movable goods which helps directly or indirectly in the production of goods for sale. तो जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं, इंडस्ट्री जो बेसिकली आपकी रहती है वो किसी प्रोडक्शन यूनिट रहती है, किसी आइटम के प्रोडक्शन के लिए रहती है। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो या केमिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, तो बेसिक वहाँ पर हमारा मेन पर्पस रहता है किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री का मीनिंग रहेगा वो जितने भी मूवेबल गुड्स होगी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में यूज होगी, वो सभी चीजें, सभी क्वांटिटीज जो है वो इन्वेंट्री कहलाते हैं। और अगर आगे से हम डिस्क्राइब करें तो इन्वेंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज ए फिजिकल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। Inventory can be considered as a physical stock of materials or goods or commodities। इसमें आपका फिजिकल स्टॉक हो सकता है, मटेरियल्स हो सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप की गुड्स हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती है और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको जब भी इंडस्ट्री रन करना है, आपको कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा वो सबसे पहला होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज जो होता है वो इन्वेंट्री के इन्वेंट्री की परचेसिंग में लगता है। That are stored or reserved or kept in stock or in hand for smooth and efficient running of the future affairs। आपकी इंडस्ट्री फ्यूचर में प्रॉपरली वर्क करते रहे, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होना चाहिए। और वो सारे रिसोर्सेस जो होते हैं उन सभी रिसोर्सेस को हम कलेक्टिवली इन्वेंट्री कहते हैं। और सारे रिसोर्सेज जो है ये आपको परचेस करना पड़ते हैं और इन सभी पे कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वहां पर अप्लाई की जाती। बेटा जिन स्टूडेंट्स के माइक ऑन है वो प्लीज बंद कर लीजिए अभी। तो इन्वेंट्री इज एन इनपुट टू द प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी आप इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, वो सारे इनपुट जो है वो कलेक्टिवली हम उन सारे इनपुट्स को इन्वेंट्री कहते हैं। एंड इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, अब ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेंट्री पे? रॉ मटेरियल्स में, टूल्स में, गेजेस में, सप्लाईज में, इन सभी जगह पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये सारे इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं ये अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। तो इन्वेंट्री को अगर शॉर्ट में समझे हम, तो हम ये समझ सकते हैं एनीथिंग विच कंज्यूम्स मनी इन द कंपनी। ऐसी कोई सी भी चीज जिसमें कंपनी का पैसा खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के प्रॉपर फंक्शनिंग में वो जरूरी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री कहेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री जितने भी रॉ मटेरियल से इन प्रोसेस क्वांटिटीज है, ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती है? इन्वेंट्री बनाती। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑटोमोबाइल बनाना है या ऑटोमोबाइल का चेसिस आपको अगर बना मैन्युफैक्चर करना है, तो अगर आप चेसिस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजें लगेगी, वो सारी चीजें जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी? इन्वेंट्रीज कहलाएंगी। तो अगर सेम एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें तो आपके पास अगर चेसिस डिजाइन करना है तो आपको कुछ साइड मेंबर्स होंगे चेसिस में, फिर क्रॉस मेंबर्स रहेंगे, पैरेलल मेंबर्स होंगे और क्रॉस मेंबर्स होंगे। अब ये सारे जो मेंबर्स है ये किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बने होंगे। अब इस मटेरियल की परचेसिंग के पहले आपने क्या किया होगा कि कुछ ऑर्डर दिया होगा। अब वो जो ऑर्डर था वो किसी ना किसी फॉर्म में आपने दिया होगा। ऑर्डर हो सकता है कि आपने फोन पे किसी को ऑर्डर दिया हो, या कोई बंदा भेज के ऑर्डर दिया हो, या कुछ लेटर लिख के या ईमेल के थ्रू ऑर्डर दिया हो। तो ये सारे जो ऑर्डर आपने उस मटेरियल की परचेसिंग के लिए दिए, इस सारे ऑर्डर में भी आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है।
ठीक है, तो ये जो खर्च हुआ है यहाँ पर, ये भी क्या कहलाएगा उसके लिए, ऑर्डर कहलाएगा, सॉरी इन्वेंट्री कहलाएगा। और इस टाइप में जो कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री के अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो बेसिकली इन्वेंट्रीज जो है वो दो टाइप से क्लासिफाई की गई है, डायरेक्ट इन्वेंट्रीज और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज ऐसी इन्वेंट्रीज होती है जो कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट रोल प्ले करती है, मतलब इनके बिना आप उस प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज plays a direct role in manufacturing of the product and becomes an integral part of the finished product। ये उस प्रोडक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं मतलब जब आप इस टाइप की इन्वेंट्री यूज करते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट में हमेशा कहीं ना कहीं लगी हुई दिखाई देगी। तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज इस टाइप की इन्वेंट्री होती है जिनके बिना कि आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। और जब ये उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं तो वो उस प्रोडक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। जब भी आपको वो प्रोडक्ट कहीं दिखाई देगा तो डायरेक्ट इन्वेंट्री भी वहां पर दिखाई देगी। अब अगर डायरेक्ट इन्वेंट्रीज की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज को भी हम और भी डिटेल में क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्रीज में पहले आती है रॉ मटेरियल्स। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और रॉ मटेरियल को अगर हम डिफाइन करें तो किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द मटेरियल्स which are machined or processed before they are ready to be used in the assembly of the finished product। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको आपको मशीन करना पड़ता है या कुछ प्रोसेस से पास कराना पड़ता है, कुछ उन पे प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का फॉर्म ले सके। तो किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उस रॉ मटेरियल पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं ताकि आपको जिस टाइप का फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल सके। दे इंक्लूड द आइटम्स लाइक स्टील। अब अगर चेसिस डिजाइन की बात करें या कार बॉडी डिजाइन की बात करें तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टील्स और आयरन्स का यूज करने पड़ते हैं। तो स्टील्स में क्या क्या हो सकते हैं, आपको एंगल्स का यूज करना पड़ सकता है, कहीं पे चैनल टाइप का स्टील आप यूज करेंगे, कहीं प्लेट स्टील या ट्यूब्स या बार्स वगैरह का यूज आप उसमें कर सकते हैं। तो ये स्टील हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटल्स हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, टिन हो सकता है, लेड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, रबर हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो जो मटेरियल्स आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली यूज में ला रहे हैं वो सारे मटेरियल्स जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। और इन रॉ मटेरियल पे डिफरेंट टाइप की आप प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आप इस पे अप्लाई करते हैं तो आप इसका फॉर्म चेंज करते हैं और इसको अपने यूज के लिए, अपने जो मेन जो डिजायर्ड पर्पस है किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, उस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेदर या वुड का इनका भी यूज हम उसमें कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स को अगर शॉर्ट में समझे तो रॉ मटेरियल्स आर दोज बेसिक मटेरियल्स फ्रॉम विच कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो रॉ मटेरियल वो सभी बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू कि आप कंपोनेंट्स, पार्ट्स और अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है कि जैसे ही अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। जब वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप में जाता है तो उस ड्यूरेशन में जितना भी मटेरियल है उस सारे मटेरियल को हम बोलते हैं इन प्रोसेस इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। इन प्रोसेस इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रोसेसेस में कन्वर्ट होते जाता है, अलग अलग फॉर्म में चेंज होते जाता है। तो इन प्रोसेस इन्वेंट्री को समझते हैं हम। इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज आर द सेमी फिनिश्ड गुड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग स्टेजेस पे जितना भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो सारी चीजें कहलाती है इन प्रोसेस इन्वेंट्री। द अब क्या होता है कि एक मशीन का आउटपुट निकलता है, मान लो आपने कुछ मशीन M1 पे कुछ वर्क करा, मशीन 1 से मशीन 2 पे जा रहा है आपका मटेरियल। तो इस मशीन 1 से मशीन 2 के बीच में जितना भी उसका चेंजेस हो रहे हैं वो पूरी प्रोसेस जो होगी उसको हम बोलेंगे इन प्रोसेस इन्वेंट्री।
द आउटपुट ऑफ वन मशीन इज फेड टू द अनदर मशीन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए हम मशीन का जो आउटपुट है उसको एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेजते जाते हैं, जब तक कि ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। रॉ मटेरियल बिकम्स वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब जैसे ही ये फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर खत्म होगा, उसके बाद जैसे ही मटेरियल आगे की ओर बढ़ेगा, तो वो जो रॉ मटेरियल था, अब उस रॉ मटेरियल को हम बोलेंगे सेमी फिनिश्ड या इन प्रोसेस इन्वेंट्री। So at the end of first operation and remains in that classification until they become the piece or parts of the finished good। अब जब तक कि वो finished good में convert नहीं हो जाता है, फर्स्ट ऑपरेशन होने के बाद finished good में कन्वर्ट होने के पहले तक जितना भी रॉ मटेरियल है, उस सभी रॉ मटेरियल को हम बोलेंगे इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर वो नोट्स चाहते हैं वो नोट्स अपने बना सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये नोट्स जो मेरे बनाए हुए मैं आपको दूंगा, लेकिन जब दूंगा जब यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी मैंने दे दिया तो आप कोई पढ़ेंगे नहीं उसे। और अभी जिन्हें चाहिए या जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट में नोट्स अपने लिख सकते हैं, जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते थे उस टाइप के आप शॉर्ट नोट्स अगर बनाते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उन्हीं टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली असाइनमेंट भी दूंगा। आज या कल के जो लेक्चर हो जाएंगे उन्हीं लेक्चर्स का असाइनमेंट हम नेक्स्ट डे में सबमिट करेंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कुछ नोट्स अपनी तरफ से भी बनाते जाएं। बाकी जो मेरे नोट्स है मैं आपको कंप्लीट होने पर ही दूंगा। इससे ये रहेगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? ओके सर। और सभी लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है कि लेक्चर मेरा सुन रहे होंगे ध्यान से। सुबह का टाइम है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग नींद में भी हो, पर ये है कि अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको सब चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए या जो मैं यहाँ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, वो जितनी इजी लैंग्वेज में यूज कर सकता था उतनी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी तक अपने जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उसमें हमने जो अभी स्टडी किया है उसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने समझा कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो हमें ये पता लगा कि इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिससे कि कंपनी के प्रॉपर रनिंग में यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेस अप्लाई करना पड़ते हैं, कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। और इन्वेंट्री के बिना कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होती है। आपको इन्वेंट्री की हर स्टेप पे रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर इन्वेंट्री के बेसिक क्लासिफिकेशन देखे जाए तो कौन कौन सी, तो हमने पहला वाला जो स्टार्ट किया डायरेक्ट इन्वेंट्रीज। डायरेक्ट इन्वेंट्रीज के केस में यह रहेगा कि जो भी इन्वेंट्री है वो उस प्रोडक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, और जब भी वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो वो इन्वेंट्री आपको वहां लगी हुई दिखेगी उस पार्ट के साथ में। फिर इसमें हमने देखा कि अगर डायरेक्ट इन्वेंट्रीज की भी बात की जाए तो कौन कौन सी हो सकती है, वो रॉ मटेरियल्स हो सकता है। और जैसा कि हमें पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करके इस रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करते जाते हैं, उसका अलग अलग चेंजेस करते हैं, रूपांतरण करते जाते हैं, ताकि एक वो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें दिखाई दे। फिर था इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो अभी हमने पढ़ा। इन प्रोसेस इन्वेंट्री के केस में ये रहेगा कि जैसी आप क्या एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, रॉ मटेरियल जैसे ही फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करता है उस पर एक मशीनिंग प्रोसेस हो जाती है या उसका कटिंग प्रोसेस हो जाती है। कोई सा भी एक ऑपरेशन जब हम उस पर कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो सेकंड ऑपरेशन की तरफ जब आगे बढ़ता है, तो वो जो सेकंड ऑपरेशन और फर्स्ट ऑपरेशन के बीच में या फर्स्ट ऑपरेशन और फाइनल फिनिश्ड गुड बनने के बीच तक में इन्वेंट्री का जितना भी मोशन होता है वो सारा कहलाता है इन प्रोसेस इन्वेंट्री। थर्ड जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो है परचेज्ड पार्ट्स। अब आपको इन्वेंट्री बनाने के लिए या तो आप सारी प्रोसेस खुद की इंडस्ट्री में करते हैं, खुद की कंपनी में करते हैं, या कुछ जो है वो आपको परचेस कुछ पार्ट्स आपको बाहर से भी परचेस करना पड़ जाते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनका प्रोडक्शन यूनिट है लेकिन उनके कुछ कंपोनेंट जो होते हैं किसी अदर यूनिट से बन के आते हैं, किसी अदर कंपनी के थ्रू बन के आते हैं, तो वो उस टाइप की जितनी भी इन्वेंट्रीज होती है उनको हम बोलते हैं परचेस्ड पार्ट्स।
तो समझते हैं परचेज पार्ट क्या होता है। दीज आर सम परचेज्ड आइटम्स। अब ये परचेज आइटम्स कौन कौन से परचेज आइटम हो सकते हैं जो कि आप बाहर से ये कोई कंपोनेंट हो सकते हैं, सब असेंबलीज हो सकती हैं, फिनिश्ड पार्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको बाहर से भी परचेस करना पड़ सकते हैं और उन पार्ट्स को आप आपके जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं। परचेस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर इंस्टीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। आप फैक्ट्री में उसको बनाने की बजाय क्या करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू उनको परचेस कर लेते हैं। आप बॉल बेरिंग्स चाहते हैं आपके किसी आइटम में, किसी प्रोडक्ट में लगाना, तो आप उसको खुद परचेस उसको खुद प्रोड्यूस नहीं करते, आप उसको बाहर से परचेस कर सकते हैं। स्क्रू है, नट बोल्ट है, टायर है, ये सारा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है किसी दूसरी इंडस्ट्री के थ्रू परचेस करती है, वो इनका खुद मैन्युफैक्चरिंग कभी भी नहीं करती है। तो उनका जो मेन फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उस मेन फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा असेंबलीज की जरूरत पड़ती है या छोटे मोटे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे कंपोनेंट्स जो है वो परचेस पार्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट रहेगा फिनिश्ड गुड्स। अब जैसा इसका नाम है फिनिश्ड गुड, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका प्रोडक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब आप इसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज कंटेन्स द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस, पूरी प्रोडक्शन लाइन आपने लगाई है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आपका एक प्रोडक्ट रहता है, और जो फाइनल इस पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड। These are finished और final product and ready for dispatching to the customer। ये पूरी तरीके से रेडी हो गया है और आप अब इसको अपने कस्टमर को डिस्पैच कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स यूजुअली लीव वर्क इन प्रोसेस क्लासिफिकेशन एंड इंटर्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिश गुड। तो हमने अभी पढ़ा कि जो फिनिश गुड बनती है वो फिनिश गुड बनने के पहले उसको एक प्रोसेस से पास होना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो फिनिश्ड गुड बनने के पहले ये इसकी जो प्रोसेस होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में होती है। एंड एट द पॉइंट ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन, अब जब आपका प्रोडक्ट पूरा बन गया है, बनने के बाद उसका एक फाइनल इंस्पेक्शन होता है। तो जब फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है, व्हेन दे आर रेडी टू डिलीवर टू द कस्टमर और टू फिनिश्ड और गुड स्टोर। अब ये कस्टमर को सप्लाई करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाती है, या आप उसको अगर उसी टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। अब स्टोर करके रखना पड़ता है मतलब इसका आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। स्टोरेज करना पड़ेगा, इसका मीनिंग ये है कि आपको उसके लिए कोई गोडाउन की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे कि आप इसको प्रॉपरली स्टोर कर सके, और उस गोडाउन में देख रेख के लिए भी कोई बंदा आपको लगाना पड़ेगा ताकि जो पाइल फेरेज है या चोरी या किसी तरीके से उसको डिस्टरबेंस नहीं हो उस प्रोडक्ट में। तो ये इस पे भी आपको कुछ कॉस्ट खर्च करना पड़ती है, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, ताकि आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली होल्ड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट इसी में एक और क्लासिफिकेशन है स्क्रैप और वेस्ट इन्वेंट्री। तो आपको पता है कि आपके पास इनिशियली कोई रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को ही हमने किस में कन्वर्ट करा था, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा था। लेकिन जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करना पड़ते हैं। तो वो सारे चेंजेस जो होते हैं, मान लो आप अगर लेथ मशीन पे ले गए और किसी शाफ्ट को आपने टर्निंग कराया है, आपको मार्केट से जो शाफ्ट मिली थी वो 12 mm डायमीटर की थी, बट आपको यूज करना थी 10 mm डायमीटर, तो आपको एक्स्ट्रा 2 mm डायमीटर वहां पर रिड्यूस करना पड़ रहा था। तो वो जो डायमीटर आपने रिड्यूस करा है तो उससे चिप्स फॉर्मेशन हो रहा था वहां। तो वो सारी जो चिप्स है उनको भी आप कलेक्ट करते हैं और वो जो कहलाता है उसको बोलते हैं हम स्क्रैप इन्वेंट्री। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे वैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है। जब आप उसका इंस्पेक्शन करते हैं हर स्टेज के बाद तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया है तो फिर वो भी आपका जो है वो स्क्रैप में चला जाएगा या वेस्टेज हो जाएगा। तो इस टाइप से जो इन्वेंट्री का कलेक्शन होता है या मटेरियल का पूरा कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप और वेस्ट इन्वेंट्री। तो इसको समझते हैं एक बार और। while processing the materials we may come across certain wastages and certain bad components। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कुछ
मटेरियल ऐसे है जो वेस्टेज के फॉर्म में मिलते, मतलब जो हमारा जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाना चाहा था उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे मटेरियल को या ऐसे वेस्टेजेस को हम स्क्रैप बोलते हैं, कोई यूज नहीं होता है। हो सकता है कि उनका सर और भी आप दूसरा कुछ यूज कर सके, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई यूज नहीं होता है। एंड दिस मे बी यूज्ड बाय सम अदर इंडस्ट्री, और हो सकता है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री जो है वो उसका यूज कर सके एज ए रॉ मटेरियल। तो हो सकता है कि आपका जो रॉ मटेरियल में जो वेस्टेज हुआ, आपका जो प्रोडक्ट में वेस्टेजेस निकला है, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए या दूसरी फर्म के लिए वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर सकता है। दीज आर टू बी कलेक्टेड, अब इन सभी को हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है एंड केप्ट इन ए प्लेस अवे फ्रॉम द मेन स्टोरेज। और जो मेन स्टोरेज रहेगा या जो मेन गोडाउन रहेगा उसमें तो आप क्या रखेंगे, फिनिश्ड गुड या फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको रखेंगे। लेकिन ये वेस्टेज या स्क्रैप जो होता है इसको भी आपको फिर से कलेक्ट, दीज आर डिस्पोज्ड पीरियोडिकली बाय ऑक्शनिंग। अब इनके ऑक्शनिंग की प्रोसेस होती है 3 महीने, 6 महीने या साल भर में, जैसा भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनका ऑक्शनिंग करते हैं, और ये जितना भी स्क्रैप या वेस्टेज मटेरियल रहता है इसे आप बेच सकते हैं। तो अगर इन्वेंट्री को फिर से समझे हम, तो इन्वेंट्री में ये होता है कि आपको उस इन्वेंट्री को परचेस करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, और जब आप उन इन्वेंट्रीज को बेचते हैं मार्केट में तो आप उससे पैसा भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें जिससे कि हम पैसा लगाना पड़े या जिसको बेच करके कि हम पैसा निकाल सकते हैं मार्केट से, वो सारी चीजें इन्वेंट्री की कैटेगरी में आती है। सेकंड जो पहला क्लासिफिकेशन था डायरेक्ट इन्वेंट्रीज, इसमें हमने पढ़ा कि ये एक कंपोनेंट के डायरेक्ट पार्ट होते हैं, मतलब इनके बिना कंपोनेंट की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जब ये डायरेक्ट इन्वेंट्री का यूज हम उसमें कर लेते हैं तो वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। फिर उसमें हमने देखा रॉ मटेरियल रहेंगे, इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज रहेगी, परचेज पार्ट्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होती है, स्क्रैप या वेस्ट इन्वेंट्री होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज की। अब इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज ऐसा है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने इन सभी इन्वेंट्री का यूज किया है, लेकिन जब आप वो कंपोनेंट देखेंगे तो उस कंपोनेंट में आपको ये इन्वेंट्री लगी हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो पहला वाला जो डायरेक्ट इन्वेंट्री थी उसको जब भी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो उसमें जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स चीजें सब लगी है वो डायरेक्ट इन्वेंट्री की कैटेगरी में आएगी, आप उनको देख के पहचान सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज ऐसी इन्वेंट्री है कि उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिन जिन चीजों का यूज आपने किया है वो सारा एक इनडायरेक्ट इन्वेंट्री कहलाएगी। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये उसका कंपोनेंट में ये इन्वेंट्री आपको कहीं लगी हुई दिखाई नहीं देगी। इसको समझते हैं हम। Indirect inventories are those materials which helps the raw materials to get converted into the finished product. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने के लिए आपको जिन जिन मटेरियल की या जिन जिन आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सभी आइटम्स है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री कहलाते हैं, बट दे डू नॉट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। Inventories or materials like oil, grease, lubricants, cotton waste, and such other materials are required during the production process. तो अब प्रोडक्शन प्रोसेस अगर जब आप कर रहे हैं तो अलग अलग मशीनरीज के लिए आपको अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें आपको कोई कहीं पे ऑयल का यूज करना पड़ रहा है, कहीं ग्रीस या लुब्रिकेंट्स के भी यूज आप करते हैं, उसमें कॉटन का यूज करते हैं। तो इस तरीके की जो सभी मटेरियल उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यूज में आ रहे हैं वो सारे मटेरियल जो है वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। और जब प्रोडक्ट की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो ये आपको उसमें लगे हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन सभी ने हेल्प की थी, और ये सभी जो है इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज कहलाएंगे। सर अब अगर इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज की भी बात की जाए तो इनके भी फिर अलग से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज टूल्स। अब टूल्स में क्या हो सकते हैं, टूल्स में आप अलग अलग टाइप के टूल्स यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल्स हो सकते हैं कुछ, जैसे लेथ मशीन में टूल्स जो यूज करते हैं आप,
या किसी भी मशीन में जो भी जितने भी टाइप के कटिंग टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो सारे टूल्स कैटेगरी में आ जाएंगे। मिलिंग कटर हो सकता है, ड्रिल हो सकते हैं, रीमर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इन्वेंट्री, ये टूल्स इन्वेंट्री में यूज होती है। सर टूल्स हो सकते हैं जैसे कि आप वर्कशॉप में आपने फर्स्ट ईयर में देखे होंगे, हैंड टूल्स होते हैं, हैंडसा हो सकती है, चीजल्स हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रिल्स हो सकते हैं, गन्स, हेमर्स हो सकती है, मेलेट्स हो सकते हैं, स्पानर, प्लायर्स, रेंच, पंचेस। तो ये सभी चीजें जो है वो टूल्स की कैटेगरी में आएंगी। टूल्स का मतलब यहाँ पर है जितनी भी मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी आपके टूल्स कहलाते हैं। फिर सप्लाईज का यूज करते हैं। सप्लाईज मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें आप उसमें सप्लाई कर रहे हैं उस मशीनरी में। मेरी आवाज आ रही सभी को? सर आपको हमारी आवाज आ रही है सर? कुछ क्वेश्चन थे सर, यस सर। पूछना थे। सर आ रही है। आप लोगों की बेटा आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है एक्चुअली, यस सर आ रही है। और हम उस कॉल को कट करते तो आवाज कम हो जाती। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ बोलिए, मैं और सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी आ रही, बोलिए। सर जैसे कि सर सर जैसे कि मैंने किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ आइटम का ऑर्डर किया, मैंने उसको होल्ड हाँ किया, एंड देन सर हाँ फिर मैंने उसका यूज करके मैन्युफैक्चर किया और फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो सर हाँ। इन्वेंट्री में सर क्या, मतलब इन्वेंट्री में मैं किसको देखूंगा? ऑर्डर करा मैंने उसको, और जो होल्ड करा उसको, या फिर जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको भी देखूंगा साथ में उसके? सभी चीजें आएंगी। सभी चीजें आएंगी? ठीक है हाँ सर। ये सभी चीजें आएंगी। एक्चुअल में क्या है कि जब आपने कोई रॉ मटेरियल का ऑर्डर किया है, तो रॉ यस मटेरियल सर। को जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसको ऑर्डर करने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट खर्च होती है। अभी यस तो सर। फिर भी ठीक है कि मतलब आप आजकल फोन से या इंटरनेट के थ्रू सारे ऑर्डर्स कर देते हैं। लेकिन पहले के केस में ये होता था कि बहुत बार आपको डायरेक्ट जाके भी ऑर्डर करना पड़ता था। जैसे यस कुछ सर, छोटी टेंडर वगैरह। इंडस्ट्री की एक शॉप का अपन एग्जांपल ले, तो हमें कितनी बार क्या होता है कि दुकानदार के पास खुद जाके ऑर्डर करके आना पड़ जाता है। तो वो एक तो आपने ऑर्डर किया, उसमें आपकी कुछ इन्वेंट्री लगी, मतलब जहां जहां आपका पैसा खर्च हो रहा है वो सभी चीजें जो है इन्वेंट्री की कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट जब आपने परचेस कर लिया तब आपके गोडाउन में जब आता है यस सर। वो आपके गोडाउन में आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको उसमें भी जो भी चार्जेस लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या जितने भी चार्जेस लगते हैं वो सारे भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि जब आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज करना पड़ता है। कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं कि जिसको आपको अलग से एयर कंडीशनिंग में रखने की जरूरत पड़ रही है, या कहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ रही, तो उस पे भी जो आपका पैसा खर्च हो रहा है वो सारा भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ही कंसीडर होगा। और जो फिजिकली चीजें आपको दिख रही है उसको आप इन्वेंट्री बोलेंगे, और उनको स्टोर, उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो आप उसमें रॉ मटेरियल खर्च कर रहे हैं, सॉरी जो भी पैसा आप उस पर खर्च कर रहे हैं वो उसका इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जहां जहां पे भी आपका इंडस्ट्री में पैसा कंज्यूम हो रहा है वो सभी चीजें क्या है, इन्वेंट्री है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आपको जो लैंड परचेस करना पड़ती है इंडस्ट्री स्टार्ट करने के पहले, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है लैंड की परचेसिंग। तो आपने जो लैंड की परचेसिंग की है, जिस जमीन पे आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो भी एक टाइप की इन्वेंट्री होती है। उसके बाद आपको मशीनरीज के सेटअप चाहिए होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मशीनरीज चाहिए होती है। तो ये जो मशीनरीज है, इन मशीनरीज को परचेस करने के लिए भी आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो जो पैसा लग रहा है वो भी क्या कहलाएगा, आपका इन्वेंट्री कहलाएगा। क्योंकि इसके दो तरीके हैं कि आप इसको बेच के, मतलब आप जमीन जो है उसको बेचकर फिर से आप पैसा खड़ा कर सकते हैं आपका। मशीनरी जो है आप उसको फिर से बेच के कुछ पैसा उससे फिर निकाल सकते हो। तो जिस भी चीज की परचेसिंग में आपका पैसा लग रहा है और जिसको बेच के आप फिर से पैसा ला सकते हैं, वो आपका पूरा इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है बेटा? सर हेलो। हेलो, सर आवाज आ रही है? हेलो। बोलिए, आप, आवाज नहीं आ रही है। सर जो पैसे लग रहे हैं सर वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आएगा ना? हाँ पैसा है वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने उस प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो मटेरियल यूज कर लिया है वो डायरेक्ट इन्वेंट्री हो जाएगा।
और इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज में जो चीजें उस प्रोडक्ट में लगी हुई आपको नहीं दिख रही, उस असेंबली में आपको नहीं दिख रही है, वो सारी इनडायरेक्ट हो जाएगी। और जो सभी चीजें लगी हुई दिख रही है वो एक डायरेक्ट इन्वेंट्री कहलाएगी। और देखो कुल मिला के मैं अगर इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपने कुछ पैसा खर्च किया है। क्यों खर्च किया है? ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और आपकी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली रन कर सके और उसमें कोई किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वेंट्री कहलाएंगी। ठीक है। हाँ, सर। हाँ सर जैसे जो लेबर ने जो मतलब जो जिसने वर्कर ने मैन्युफैक्चर जो इन्वॉल्व है मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो सर हाँ उसकी सैलरी जो अपन देंगे वो भी इन्वेंट्री में काउंट करेंगे क्या सर? हाँ, वो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगा, अच्छा। है ना। क्योंकि क्या हुआ है कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं आया, वो प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना होता। देखो इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है तो कोई इन्वेंट्री आपके चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जहां जहां पर भी आपकी जो जो कॉस्ट लग रही है वो सारी आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। बेसिकली इन्वेंट्री दो कैटेगरी में डिफाइन की गई है। एक तो होती है फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री मतलब जो कंपनी में आपको रखी हुई दिख जाएगी, कोई मशीन रखी हुई दिख गई आपको, या कोई रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री, या जो प्रोडक्ट फाइनल कंप्लीट बन चुका है तो वो हो जाएगा आपकी फिजिकल इन्वेंट्री। तो इसके अलावा भी फिजिकल इन्वेंट्री के अलावा भी नॉन फिजिकल इन्वेंट्री होती है जो कि उसमें लगती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां पे उसका कॉस्ट लगता है। तो फिर अपन उस चीज को बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। तो फिजिकली जो दिख रहा है वो इन्वेंट्री में आ जाता है और उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाता है और दोनों को अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली वो हमारा इन्वेंट्री बन जाता है। ठीक है यस सर। बेटा, थोड़ी सी मैं आप लोगों से मतलब इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा कि बीच में क्या मेरे पास ये हेडफोन नहीं है, मतलब हमारा जो सीपीयू है उसमें वर्क नहीं करता हो, तो मुझे ये मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है और उसमें अगर उस ड्यूरेशन में कोई भी कॉल आ जाता है तो इसमें आप लोगों की वॉइस थोड़ी सी कम आती है मुझे, तो मैं प्रॉपरली क्वेश्चन समझ भी नहीं पा रहा हूँ। पर जितना भी मेरे को सुनाई दिया है उस हिसाब से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो फिर क्वेश्चन मुझे अलग से लिख देना, तो अगले दिन जब अपन पढ़ेंगे ना तो मैं उसको आप लोगों को अगले दिन बता दूंगा। क्योंकि मुझे क्या, मैं जब इसको फुल स्क्रीन करके बैठा हूँ सामने तो मुझे सिर्फ ये पीडीएफ ही खुला हुआ दिखता है। आप लोगों के जो भी मैसेजेस उसमें आते हैं वो भी नहीं दिख रहा है मुझे, और आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो भी प्रॉपरली मुझे ऑडिबल नहीं हो पा रहे। तो आप उसमें लिख देना, जब मैं इस स्क्रीन शेयरिंग को बाहर करूंगा तब मैं आपके वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो सप्लाईज की बात कर रहे थे हम। सप्लाईज मतलब उस पार्ट को रन करने के लिए। Supplies include material used in running the plant but do not go into the product। तो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे उसका जवाब इधर कहीं है कि ये प्लांट को रन कराने के लिए तो यूजफुल होते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? मिसलेनियस कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं, सच एज ब्रूम, कॉटन वेस्ट, टॉयलेट पेपर, पाउडर, जूट एटसेट्रा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीजें ऐसी है कि जिसको कोई काउंट नहीं करता है किसी भी इंडस्ट्री में, है ना। ये सारे उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर जब आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं पे ऑयल आपका स्प्लिट हो गया है, कहीं ऑयल गिर गया है तो उसको आपको साफ करना है तो आपको कॉटन के कपड़े चाहिए रहेंगे, या कुछ ब्रूम्स वगैरह करना होगी, झाड़ू पोते की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें भी जो है वो इन्वेंट्री में आ जाएगी क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में इन सब पे भी पैसा खर्च हुआ है। वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड टैनिंग मटेरियल सच एज इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग रॉड्स, सोल्डर, स्पेल्टर, ये सारे जितने भी रॉड, वेल्डिंग रॉड का यूज अगर आपने किया है उसको बनाने के लिए तो वो वेल्डिंग रॉड उस मटेरियल में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की वेल्डिंग करते टाइम क्योंकि वो कंज्यूम हुई है तो वो उस कंज्यूमेबल कैटेगरी में आ जाएगी। एब्रेसिव मटेरियल की जरूरत पड़ती है हमको, एमरी पेपर की जरूरत पड़ती है, एमरी क्लॉथ वगैरह, सेंड पेपर, इनकी जरूरत पड़ती है। जो टूल्स वगैरह रहते हैं इनको फिनिश करने के लिए या इनकी धार करने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो उस मटेरियल की उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में तो यूज हो रही है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है। ब्रशेस चाहिए होते हैं, मैप्स बनाते हैं। मैप्स यहाँ पर जो है अपनी ड्राइंग से मतलब है, जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई है
उस प्रोडक्ट की जो ड्राइंग बनाई है तो पहले हम उसको शीट पे बनाते थे, आजकल ऑटोकैड या प्रोई के थ्रू हम उसको बनाते, लेकिन जब आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं उस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको एक लाइसेंस वर्जन चाहिए होता है ऑटोकैड या प्रोई का। तो वो जब लाइसेंस वर्जन को इंडस्ट्री परचेस करती है तो 4 से 8 लाख रुपए का उनको मिलता है वो, तो उस पे भी उनका पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाने में ही उनका खर्च हो रहा है, इसलिए वो जो चीज है वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है। इसके अलावा ब्रशेस, मैप्स, बॉब्स, ये सारी चीजें, एम्प्टी सचेस बैग्स, ग्लास बॉटल, कार्डबोर्ड, तो जो आपको मटेरियल पैक करना है उस मटेरियल की पैकिंग के लिए आपको जो जो क्वांटिटीज लग रही, जो जो चीजें लग रही है वो सारी भी जो है वो इन्वेंट्री में आएगी। या बाहर से आप कोई मटेरियल परचेस करके लाए थे तो उसके साथ में जो बैग्स आए हैं या ग्लास बॉटल आई है, कार्डबोर्ड वगैरह के बॉक्स आते हैं या ड्रम्स, ये सभी चीजें जो है इनको आप बेच के फिर से पैसा निकाल सकते हैं और इन सभी के स्टोरेज में भी आपका पैसा लगता है। ठीक है, इसके अलावा ऑयल, ग्रीस, केरोसिन, कहीं पे केरोसिन की जरूरत पड़ती है या ट्रांसफार्मर ऑयल डालना पड़ रहा है, कुछ मशीनरीज जो है पेट्रोल से चलने वाली होती है, कुछ डीजल से चलने वाली होती है, तो इन सभी के रनिंग में आपने कुछ ना कुछ जो मनी है इन्वेस्ट की है। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको यूज करना पड़ता है मशीनरी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो ये सभी चीजें जो है वो सप्लाईज की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें इन्वेंट्री में समझने वाली, वो है जनरल ऑफिस सप्लाईज। जनरल ऑफिस सप्लाईज में कैंडल्स का यूज कर रहे हैं आप, सीलिंग करने के लिए हम सीलिंग वैक्स का यूज करते हैं, वहां पे प्रिंट आउट वगैरह आपको लेना है तो उसके लिए इंक और इंक पैड्स वगैरह का यूज करना है, कहीं पे आपको आपकी कंपनी की सील लगा के देना है तो इंक पैड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, निब्स, क्लिप, कार्बन पेपर, जितना भी स्टेशनरी इंडस्ट्री में यूज होती है वो सारी जो है वो इन्वेंट्री की ही कैटेगरी में आएगी, क्योंकि ये सारा काम हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में ही कर रहे हैं, तो इन सभी पे हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। प्रिंटेड फॉर्म्स बनाना पड़ते हैं आपको, कुछ एनवलप देना पड़ता है, आपका इंडस्ट्री का नाम लिखे हुए एनवलप रहते हैं जिसमें कि आप कुछ डॉक्यूमेंट करके सेंड करते हैं। लेटर हेड्स लगते हैं आपकी कंपनी के, इंक्वायरी फॉर्म्स होते हैं, ऑर्डर एक्सेप्टेंस फॉर्म, बाहर से किसी ने आपकी कंपनी में ऑर्डर करा है तो आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑर्डर एक्सेप्टेंस फॉर्म भेजना पड़ता है। ठीक है, कोटेशन आपको देना पड़ते हैं, कई बार कोटेशन आपको लेना पड़ते हैं, कोटेशन या टेंडर फॉर्म से होते हैं जिनका यूज करना पड़ता है। रिक्विजिशन फॉर्म मतलब जो डेली जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको एक टारगेट असाइन होता है कि आपको कितना टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको रिक्विजिशन फॉर्म देना पड़ता है। गुड रिसिप्ट रिपोर्ट बनाना पड़ती, तो इसमें भी आपके कुछ पेपर्स वगैरह खर्च होते। तो इंडस्ट्री में अगर आपका एक पेपर भी खर्च हो रहा है या अगर आपका एक शॉर्पनर या पेंसिल भी खर्च हो रही है तो वो सभी चीजें जो है वो इन्वेंट्री में काउंट की जाती है। साथ ही में आपको लेजर बनाना पड़ते हैं, आपका जो बही खाता रहता है वो बनाना पड़ता है। जनरल सचेस इन्वर्ट रजिस्टर, आज कितना मटेरियल की एंट्री हुई है उसके लिए इन्वर्ट रजिस्टर आपको बनाना पड़ता है, कितना मटेरियल की रिसीविंग हुई है उसका रिसिप्ट मटेरियल बनाना पड़ता है, कैश बुक बनाना पड़ती है, आपने कहीं से लोन ले रखा है तो उसके लिए जो लोन बुक बनती है इंडस्ट्री की वो बनाना पड़ती है, सेल्स जर्नल। तो मतलब जहां पर भी आपका पैसा खर्च हो रहा है इंडस्ट्री में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है, और जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होती है वो तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज में आ जाता है। उसके अलावा जितना भी खर्च हो रहा है, कहीं पे भी खर्च हो रहा है, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री, जिसमें पहला है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री। अब फ्लक्चुएशन इन्वेंट्रीज क्या होता है कि आपका सेफ गार्ड के लिए होता है। सेफ गार्ड मतलब कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपके जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर इंक्रीज हो सकता है। अभी अगर आप डेली का 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो और हो सकता है फ्यूचर में आपको 600 या 800 यूनिट प्रोडक्शन का ऑर्डर मिल सकता है, तो इसके लिए आप पहले से ही कुछ एडवांस में कुछ ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप उसमें सेफ गार्ड लेके चलते, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की परचेसिंग पहले से ही कर लेते, तो वो कहलाता है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री। इसको समझते हो डिटेल में? These inventories are carried out for safeguard of the fluctuation in demand, non-delivery of the material in time due to extended lead time.
अब इसमें एक और टर्म आती है लीड टाइम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप परचेस के लिए ऑर्डर भेजते हैं आपके सप्लायर को, और वो सप्लायर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उस मटेरियल को आपके वहां सप्लाई करता है, तो सप्लाई करने में जितना भी टाइम ड्यूरेशन खर्च होता है वो पूरा टाइम ड्यूरेशन लगता है लीड टाइम। तो अगर लीड टाइम एक्सटेंड हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो सप्लायर है उसका लीड टाइम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, तो आप पहले से ही कुछ एडवांस में इन्वेंट्रीज परचेस करके रख लेते हैं, कुछ पार्ट्स या मटेरियल परचेस करके रख सकते हैं, वो कहलाता है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री। These are sometimes called as the safety stock or reserve stock। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक या रिजर्व स्टॉक। तो आपको अगर डेली 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो आप आपका जो स्टॉक है वो इस तरीके से रखते हैं कि अगर एक्स्ट्रा 200 या 400 यूनिट की जरूरत आपको पड़ जाए तो वो आप फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री या सेफ्टी स्टॉक से ले सकते हैं। In real world inventory situation, the materials may not be received in the time as expected due date। अब क्या होता है कि आपको अगर आपके सप्लायर ने बोला है कि मैं आपको 10 दिन में सप्लाई करके दे सकता हूँ मटेरियल, तो हम एक्चुअल सिनेरियो में कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ में कुछ अनफोर्सीन कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिसके कारण कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रबल इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है, मान लो स्ट्राइक हो गई, जैसे अभी स्ट्राइक चल रही है ट्रांसपोर्टर्स की, ठीक है। समटाइम्स द डिमांड फॉर अ सर्टेन मटेरियल में इंक्रीज अनएक्सपेक्टेडली। अब वो जो सप्लायर है उसके वहां हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो, तो डिमांड बढ़ गई और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको जो मटेरियल सप्लाई करना था वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टू सेफगार्ड सच सिचुएशन सेफ्टी स्टॉक्स आर मेंटेन। अब ऐसी सिचुएशन में सेफ्टी बनाने, ऐसे सिचुएशन का सामना करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ सेफ्टी स्टॉक बना के रखना पड़ता है। एंड द लेवल ऑफ दिस स्टॉक विल फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड लीड टाइम। अब ये कितना सेफ्टी स्टॉक आप बना के रखेंगे, कितना मटेरियल आप एक्सेस में स्टोर करके रखेंगे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और उसके लिए लीड टाइम कितना लग रहा है। द सेकंड रहता है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। तो एंटिसिपेशन को हम समझ सकते हैं एडवांस में जो काम करते हैं। तो व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन दैट द डिमांड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन द कमिंग सीजन, लार्ज स्टॉक ऑफ मटेरियल इज स्टोर्ड इन द एंटिसिपेशन। कभी कभी हम एक्स्ट्रा ही मटेरियल खरीद लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी डिमांड एकदम से बढ़ने वाली है, तो पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग के उसमें हम करके इसको अगर स्टोर करके रख रहे हैं तो ये कहलाता है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। मोस्टली जो फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री और एंटिसिपेशन इन्वेंट्रीज है दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं, पर फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री में ये करते हैं कि हम लीड टाइम को भी कंसीडर कर लेते हैं कि अगर आपने मटेरियल का ऑर्डर दिया तो आपको कितने दिन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट बाहर वगैरह में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कुछ कुछ पार्ट्स वो जो है वो दूसरी जगह से जब परचेस करते हैं तो वो लीड टाइम दे के चलते हैं कि 10 दिन में हम बेच देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो 10 दिन में ना आते वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इस टाइप से क्या है, लीड टाइम में वेरिएशन होने के कारण आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है वहां पे। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर लेके चलते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्शन किसी भी सिचुएशन में नहीं रुके, तो वो सारा कहलाता है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री। और एंटिसिपेशन इन्वेंट्री में ये करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, हमारे प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो इंक्रीज होने वाली है, तो आप उसको प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ पहले से ही परचेस कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। समटाइम्स एंटिसिपेशन ऑफ रेजिंग द प्राइस द मटेरियल इज स्टॉक। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पर्टिकुलर कोई मटेरियल है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में अगर उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ा सा परचेस कर लेते हैं। सच इन्वेंट्रीज विच आर स्टॉक्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ राइजिंग डिमांड और राइजिंग द राइजेस आर नोन एज द एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। तो ऐसी इन्वेंट्रीज जिनका कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाला है या जिनका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है और उस कारण से अगर आप उनको स्टोर करके रखते हैं तो वो सारी चीजें कहलाती है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें लॉट साइज इन्वेंट्री। तो लॉट साइज इन्वेंट्री में क्या होता है, दिस सिचुएशन हैपेंस इन बैच प्रोडक्शन।
सिस्टम, इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक बेच क्वांटिटी। तो मोस्टली जो कंपनियां बनाती है, प्रोडक्शन करती है, वो इकोनॉमिक बेच में करती है। इकोनॉमिक बेच का मतलब अगर परचेसिंग करते हैं तो इस टर्म को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उसको इकोनॉमिक बेच प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक बेच प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप एक बार में उतना ही प्रोडक्ट का सेट प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो, टोटल कॉस्ट जो है वो कम रहे। It sometimes happens that the materials are procured in quantities larger than the economic quantity। तो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि इकोनॉमिक क्वांटिटी जो चाहिए थी, इकोनॉमिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि अगर आप उतनी ही क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट रहेगा वो मिनिमम रहेगा, मतलब टोटल कॉस्ट आपका बहुत कम लगेगा। तो कभी कभी क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, जो इकोनॉमिक ऑर्डर में क्वांटिटी परचेस करना है उससे कहीं ज्यादा वो परचेस कर लेते। क्यों कर लेते ऐसा? ताकि टू मीट द फ्लक्चुएशन डिमांड। तो जो डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है उस फ्लक्चुएशन को फुलफिल करने के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर परचेस कर सकते हैं। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं लॉट इन्वेंट्री या साइक्लिक इन्वेंट्री। इन सच केसेस द एक्सेस मटेरियल्स आर स्टॉक्ड व्हिच आर नोन एज लॉट साइज और साइकिल इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट रहता है फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्रीज। तो इसको मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम कुछ कम बचा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री में क्या होता है कि आपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया तो आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब अगर आपके व्हीकल्स ऑलरेडी कोई ऑर्डर लेके चले गए तब तक आप नया ऑर्डर जो होता है उस नए ऑर्डर को आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो मतलब आप नया ऑर्डर जो है उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। तो तब तक आपके पास जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज रखी रहती है इंडस्ट्री में वो सारी इन्वेंट्रीज फिर क्या कहलाएंगी? ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट रहता है डीकपलिंग इन्वेंट्रीज। दीज इन्वेंट्रीज आर स्टॉक्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज ए प्रिकॉशन। अब ये प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन आप इसको रखते हैं इन केस द सेमी फिनिश्ड फ्रॉम वन मशीन डज नॉट कम टू द नेक्स्ट मशीन। दिस स्टॉक इज यूज्ड टू कंटिन्यू अ प्रोडक्शन। मतलब जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल से वो सेमी फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी कुछ डिफेक्ट आने के कारण वो अगली स्टेप पर नहीं पहुंच पाता है। तो उस ड्यूरेशन में आपका प्रोडक्शन नहीं रुके, इसके लिए आपको कुछ डीकपलिंग इन्वेंट्रीज भी वहां पर स्टोर करना पड़ती है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और